सेकंड चैप्टर अर्थात परमाणु की संरचना को स्टार्ट करते हुए हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एक टाइम के बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को चुनौतियां मिलने लगी और परमाणु के विभिन्न घटकों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने लगी। तो एक टाइम ऐसा था जब हमें मालूम था कि पदार्थों में विभिन्न प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, है ना। और हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे कि अगर हम सूखे बालों में या फिर किसी सिल्क के कपड़े से स्केल या फिर पेंसिल को रगड़ते हैं और उसके पश्चात टेबल पे पड़े हुए कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को उस कंघी या स्केल के थ्रू आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें आवेशों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। या फिर यूं कहें कि जो विपरीत आवेश होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं और जो समान आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो हम लोगों को मालूम तो था कि आवेश होते हैं और दो टाइप के होते हैं, जिनमें एक होता है धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, और दूसरे होते हैं ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्जेस। लेकिन हम लोगों को ये नहीं मालूम था कि इन धनावेशों को क्या बोला जाता है और ये पदार्थ का जो कण होता है, परमाणु अर्थात जिससे मिलकर पदार्थ बनता है, विभिन्न परमाणुओं से मिलकर, उसमें ये आवेश, ये धन आवेश या ये ऋण आवेश किस प्रकार से वितरित रहते हैं। तो इनको नाम दिया गया बाद में, इनकी खोज हुई बाद में और विभिन्न वैज्ञानिकों ने इनके लिए कुछ प्रयोग और अध्ययन किए। तो वही हम लोग देखेंगे। आज हम देखेंगे कि परमाणु का जो एक घटक है इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज किस प्रकार से हुई। वैसे तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज है उसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है जे थॉमसन को, लेकिन उनके अतिरिक्त भी कई अन्य वैज्ञानिक जैसे कि माइकल फैराडे और उनके सहयोगियों के द्वारा भी कई ऐसे प्रयोग किए गए जिसके माध्यम से हम लोगों को ऋणावेशों के बारे में पता चला। तो उन्हीं में हम लोग एक प्रयोग आज पढ़ने वाले हैं, विसर्जन नलिका प्रयोग। ये विसर्जन नलिका प्रयोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर इसे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ये जो कैथोड रे ट्यूब होती है CRT, ये एक कांच की ट्यूब होती है, ठीक है, जिसे ग्लास ट्यूब बोला जाता है, ठीक है, और इसके दोनों साइड बंद होते हैं, सील युक्त होते हैं, ठीक है। इसमें होते हैं दो धात्विक इलेक्ट्रोड्स, ये हैं दो धात्विक या मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और साथ ही साथ इन इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया जाता है एक बैटरी के साथ में। अब जो ये बैटरी का नेगेटिव सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ेगा वह हो जाएगा कैथोड, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कैथोड, ठीक है। और जो दूसरे वाला सिरा है बैटरी का यानी कि पॉजिटिव या फिर धनात्मक सिरा, ये जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ेगा उसे हम लोग बोलेंगे एनोड, ठीक है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या हो गया, कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या हो गया, एनोड हो गया, ठीक है। साथ ही साथ जो ये कैथोड रे ट्यूब है या फिर विसर्जन नलिका है, इसके साथ में जुड़ा रहता है एक निर्वात पंप। तो ये है निर्वात पंप। ये निर्वात पंप का प्रयोग क्या होता है, इसे वैक्यूम पंप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग होता है जो नलिका के अंदर गैस भरी जाती है उसके दाब को कम इसके थ्रू किया जाता है, ठीक है। और जो ये बैटरी है ये रखी है हमने हाई वोल्टेज बैटरी, और जो इस नलिका के अंदर गैस भरी जाएगी वह होगी निम्न दाब वाली गैस, ठीक है। उच्च दाब वाली गैस में ये प्रयोग कुछ भी प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन नहीं देता है। तो हमें ये जो नलिका के अंदर गैस भरनी है उसका दाब क्या होना चाहिए, बहुत ही निम्न होना चाहिए, साथ ही साथ हाई वोल्टेज बैटरी होनी चाहिए, यानी कि हमने इसको हाई वोल्टेज दे रखी है, ठीक है। तो इस प्रयोग में हुआ क्या, अब ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जब इस नलिका में भरी हुई गैस या फिर यहां से हम लोगों ने इसको हाई वोल्टेज दी, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट है ना, इसके थ्रू इस नलिका में हमने हाई वोल्टेज दी, तो जो ये गैस इस नलिका के अंदर भरी हुई है उसके कण हो गए गतिमान। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसका प्रवाह हो जाएगा, जब हम लोग हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो गैस के कण कुछ गतिमान हो गए, लेकिन ये जो गैस के कण हैं वे किधर को गति कर रहे हैं ये हमको नहीं पता है। क्या ये कैथोड से एनोड की तरफ गति कर रहे हैं,
या फिर एनोड से कैथोड की तरफ गति कर रहे हैं, ये हमको जानना था। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक बार इस एनोड में यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा छेद कर दिया गया और साथ ही साथ इसके इस वाले सिरे पर जिंक सल्फाइड या फिर हम लोग बोलें कि एक स्फुरदीप्त पदार्थ या फॉस्फोरेसेंट पदार्थ, ठीक है, जिन पर जब कण टकराएंगे तो कुछ चमक उत्पन्न होनी चाहिए, तो इस टाइप का पदार्थ यहाँ पर लेयर बनाई गई, उसकी पतली सी लेयर लगाई गई, ये चेक करने के लिए कि ये कण इस डायरेक्शन में आ रहे हैं या नहीं। और दूसरी बार यही प्रयोग इस साइड भी किया गया, कैथोड में थोड़ा सा छोटा सा छेद कर दिया गया और इस साइड जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी गई। अगर चमक उत्पन्न होगी इसका मतलब है कि ये कण कैथोड की तरफ गति कर रहे हैं, या फिर अगर इस साइड चमक उत्पन्न होगी तो इसका मतलब है ये कण एनोड की तरफ गति कर रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये क्यों जानना आवश्यक है कि ये किधर गति कर रहे हैं, ये भी हम लोग बात करेंगे। उसके पहले यहाँ पर हम लोग एक बात देखते हैं। देखिए, जब एनोड में एक छोटा सा छेद किया गया, ठीक है, मान लीजिए ये एक छोटा सा छेद यहाँ पर कर दिया गया और ये हमने लेयर यहाँ पर चढ़ा दी है, किसकी, जिंक सल्फाइड की लेयर यहाँ पर चढ़ा दी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं किसकी लेयर है ये, जिंक सल्फाइड, या फिर ये होता है एक स्फुरदीप्त पदार्थ या फिर फॉस्फोरेसेंट पदार्थ, ठीक है, जिस पर कण अगर टकराएंगे तो चमक उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो जो ये कण थे, जो गैस के कण, जब विद्युत धारा प्रवाह हो रही थी इसमें, तो ये गैस के कण क्या करने लगे कि यहाँ से सीधी गति करते हुए इस प्रकार से इस छेद से बाहर जाते हुए कुछ कण यहाँ तक पहुंच गए और जब ये यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद यहाँ से कुछ चमक जैसी उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ये तो आइडिया लगा कि ये कण एनोड की तरफ गति कर रहे हैं, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट कैथोड के लिए किया गया तो यहाँ पर कोई भी चमक उत्पन्न नहीं हुई। इससे ये साफ पता चल गया कि जो कण आ रहे हैं वे कहाँ से आ रहे हैं, कैथोड की तरफ से आ रहे हैं और एनोड की तरफ आ रहे हैं। अब क्योंकि ये तो मालूम था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, और ये भी मालूम था कि जो विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर कोई कण धनात्मक आवेश की तरफ आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि वे ऋण आवेश होंगे। क्यों? क्योंकि वे धनात्मक आवेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये कण कैथोड से एनोड की तरफ गति कर रहे थे, इसीलिए इन कणों को बोला गया कैथोड किरण कण, या फिर इनको कैथोड रे के नाम से या कैथोड किरणों के नाम से भी जाना गया। तो इतना आप लोग समझे कि किस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला कि कैथोड कण क्या होते हैं। ये कैथोड कण होते हैं ऋण आवेशित कण, ठीक है, जिनमें पाया जाता है ऋण आवेश। और ये ऋण आवेश किधर आकर्षित होता है, ये होता है धनावेशों की तरफ आकर्षित, अर्थात एनोड की तरफ आकर्षित। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हमें परिणाम प्राप्त हुए, जो ऑब्जर्वेशंस आई, वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो कैथोड किरणें होती हैं वे एनोड की तरफ गमन करती हैं, ये हमने इस एक्सपेरिमेंट में देख लिया, ठीक है। और क्यों कर रही हैं ये भी देख लिया, क्योंकि ये क्या है, ऋणावेशित कण है, ठीक है, और ये एनोड की तरफ गति कर रहे हैं या गमन कर रहे हैं। इसी से हमें पता चला है कि ये क्या है, ऋण आवेशित कण है, ठीक है। तो पहला परिणाम तो हम समझ गए। दूसरा परिणाम था कि ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन स्फुरदीप्त अथवा प्रतिदीप्त यानी कि फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट पदार्थों की उपस्थिति में देखी जा सकती हैं। जैसे कि हम लोगों ने किसमें देखा था, हमने देखा था इसमें, यहाँ पर हमने जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई थी तो यहाँ पर चमक उत्पन्न हो गई थी। तो ये है एक स्फुरदीप्त पदार्थ, ठीक है, जिससे जब कण टकराए तो यहाँ पर से चमक उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार से इन कणों को हम वैसे तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर कोई फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट पदार्थ कहीं पर लगा है पर्दे के रूप में, तो वहां पर चमक उत्पन्न हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से कण हैं, कैथोड कण हैं, ठीक है।
जैसे कि इसका अगर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण दूं, तो हम लोग ये टीवी आप लोगों ने देखा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन पहले के टाइम में कुछ इस टाइप के टीवी होते थे। CRT टीवी इनको बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब टीवी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती थी या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होने लगते थे, तो जो टीवी के स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले होते हैं ना चित्र, तो उसमें ये जो चमक उत्पन्न जो हो रही है वो किस वजह से होती है? क्योंकि इसके जो पर्दा होता है, यानी कि CRT ट्यूब के बाद में एक पर्दा लगा होता है, उसमें क्या लगे होते हैं? उसमें होता है एक प्रतिदीप्त या फिर स्फुरदीप्त पदार्थ, अर्थात फ्लोरिसेंट या फॉस्फोरिसेंट पदार्थ। जिस प्रकार से हमने एक्सपेरिमेंट में जिंक सल्फाइड का उदाहरण लिया था, वैसे ही, और उसी की वजह से टीवी की स्क्रीन में जो चित्र होते हैं वे डिस्प्ले हो पाते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने देख लिया कि कैथोड किरणें एनोड की तरफ गमन करती हैं, और कैसे गमन कर रही हैं? स्ट्रेट लाइन में गमन कर रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने लायक है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में तो ये सीधी दिशा में चलती हैं, लेकिन जब विद्युत और चुंबकीय पदार्थों की उपस्थिति होती है तो ये ऋणावेशित कणों की तरह व्यवहार करती हैं। ऋणावेशित कणों की तरह व्यवहार करने का क्या मतलब है? कि ये जो ऋणावेश हैं किसकी तरफ गति करने लगेंगे? धनात्मक आवेशों की तरफ गति करने लगेंगे, है ना? तो देखिए ये किस प्रकार से होगा। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मान लिया यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक प्लेट है जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और यहाँ पर एक प्लेट है जो है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो जो ये कण है, क्योंकि ये क्या है? ऋणावेशित कण है। ठीक है, तो ये क्या करने लगेंगे? अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो ये सीधे गति ना करते हुए डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या फिर विक्षेपित हो जाएंगे। किधर की साइड? जिधर को पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। क्यों? क्योंकि ये ऋणावेशित कण है, और ऋणावेश किधर को गति करते हैं या फिर किधर आकर्षित होते हैं? धनावेश की तरफ। ठीक है, और वैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तभी भी ये उसी प्रकार से डिफ्लेक्ट होते या विक्षेपित होते। तो आप लोग समझ रहे हैं कि वैसे तो ये सीधी रेखा में ही गति करते हैं एनोड की तरफ, लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, अर्थात विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र आ जाए, तो ये ऋणावेशित कणों की तरह व्यवहार करते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। किधर साइड को? जिधर की तरफ भी धनावेश होगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट है इसमें कि कैथोड किरणों के लक्षण इलेक्ट्रोडों की पदार्थ और नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इन्होंने जब ये प्रयोग किया, विभिन्न साइंटिस्ट ने, तो इसका मटेरियल भी चेंज करके देखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी धातु इलेक्ट्रोड लगे हैं उसके बदले कुछ और धातु इलेक्ट्रोड लगाए गए, या फिर जो गैस की प्रकृति है उसको बदलने की कोशिश की गई, लेकिन जो ये प्रयोग है ये सेम टू सेम ही हमें प्रेक्षण देता गया। इनकी ऑब्जर्वेशंस हमेशा सेम ही रही। जो ऋणावेशित कण हैं या फिर कैथोड से उत्पन्न जो कण हैं वे एनोड की तरफ ही गति कर रहे थे। और ये कैसे पता चल पाया? जब हम लोगों ने यहाँ पर एनोड में छोटा सा छिद्र किया और यहाँ पर जिंक सल्फाइड की लेयर चढ़ा दी, तो ये कण क्योंकि इधर को गति कर रहे हैं तो यहाँ पर चमक उत्पन्न हो गई, जबकि कैथोड की तरफ ऐसा कुछ भी प्रेक्षण प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था विसर्जन नलिका प्रयोग, जिसने बताया कि जो कैथोड किरण कण हैं या कैथोड किरणें हैं वे ऋणावेश से बनी हुई हैं, जो कि एनोड की तरफ गति करती हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। तो इसी विसर्जन नलिका प्रयोग या कैथोड रे ट्यूब प्रयोग के द्वारा ही ये पता चल पाया कि जो कैथोड किरणें हैं वे ऋणावेश से बनी हुई हैं, और जो कैथोड किरणें हैं उनकी रचना करने वाले जो मूल कण होते हैं उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? जे थॉमसन को दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने विसर्जन नलिका प्रयोग देखा। अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे कि किस प्रकार से जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण किया गया। तब तक आप इतना अच्छे से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉनों के लिए
आवेश द्रव्यमान अनुपात या फिर चार्ज मास रेशियो E/m फॉर इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज का वास्तविक श्रेय दिया जाता है और साथ ही साथ हम लोगों ने विसर्जन नलिका प्रयोग या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे बात की थी। तो वही जो जे थॉमसन थे, एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी या फिजिसिस्ट थे। इन्होंने 1897 में सबसे पहले ये प्रयोग किया जिसके माध्यम से इन्होंने ज्ञात किया कि इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चार्ज मास रेशियो था इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसका निर्धारण करने हेतु जे थॉमसन के द्वारा जो विसर्जन नलिका प्रयोग हमने देखा था ना, उसी में विसर्जन नलिका में जो कैथोड किरणें थी या कैथोड किरण पुंज था, उन्हीं का प्रयोग किया गया ये ज्ञात करने के लिए कि किस प्रकार से वे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में विक्षेपित हो जाती हैं या अपने पथ से विचलित हो जाती हैं और उन्हें किस प्रकार से उसी मार्ग पर दोबारा लाया जा सकता है। तो ये है एक विसर्जन नलिका जो कि कांच की एक ट्यूब होती है जिसे कैथोड रे ट्यूब या फिर कैथोड किरण ट्यूब भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो है कैथोड जो कि बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है और ये है एनोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है। और ये तो हमने बात कर ही ली कि ये है कैथोड रे ट्यूब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जब इसके अंदर निम्न दाब वाली गैस भरी जाएगी और साथ ही साथ हाई वोल्टेज इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखे कि क्या होता है जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो जाए इन कैथोड किरणों के रास्ते में या फिर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस हो जाए इन कैथोड किरणों के रास्ते में। तो जब एक एक करके इन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस नोट की तो इनके कुछ परिणाम निकले। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट कराया इन कैथोड किरणों के रास्ते में। ठीक है, ये तो हमारा है कैथोड जो कि बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है ना, ये हम लोगों को मालूम ही है। ठीक है, और ये होता है हमारा एनोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है, ये भी हमको मालूम ही है। ठीक है, तो जब इन्होंने इन कणों के या फिर इन किरणों के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति करवाई तो इन्होंने पाया कि जो ये कण हैं वे अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेपित किधर साइड को हो जाते हैं? ऐसे साइड को जहां पर धनात्मक आवेशों की उपस्थिति है, क्योंकि ये क्या है, ऋणावेश है। ये तो हम लोग पहले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, है ना। तो हम लोगों ने मान लिया कि ये किसी पॉइंट ए की तरफ विक्षेपित या विचलित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब इन्होंने केवल मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में ये चीज चेक करी तब क्या हुआ, तो जब मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति हुई अर्थात इस चुंबक को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये है एक चुंबक। ठीक है, और चुंबक के दो साइड्स होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। तो उसी प्रकार से ये कण फिर से विक्षेपित हो गए और अब की बार हम लोग इस वाले प्रेक्षण को ये मान लेते हैं कि जो ये कण हैं ये एक पॉइंट सी की तरफ विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों ही प्रयोग हो गए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में और केवल मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में, तो कुछ परिणाम जो कि जे थॉमसन ने इन एक्सपेरिमेंट्स, इन प्रयोग के माध्यम से हमको प्रदान किए वे हम लोग देखेंगे। तो थॉमसन के अनुसार केवल विद्युत और केवल चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अपने पथ से अधिक विचलित होंगे। कब ये हो सकते हैं, तो उन्होंने कुछ पॉसिबिलिटीज दी जो कि उनको उनके प्रयोग के आधार पर प्राप्त हुई थी। उन्होंने बोला कि कण पर अगर ऋणावेश का मान अधिक है, अगर कणों में ऋणावेश बहुत ज्यादा है, तो वे क्या करेंगे, वे धनावेशों की तरफ क्या हो जाएंगे, अधिक आकर्षित होने लगेंगे। ठीक है, तो वे अपने पथ से क्या हो जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इन्होंने बोला
कि अगर कण का द्रव्यमान कम है, कण का द्रव्यमान कम होने का क्या मतलब है कि कण क्या है, हल्के हैं। अब कण जब हल्के होंगे तो वो तेजी के साथ अपने मार्ग से क्या हो जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे, जल्दी से दूसरी साइड को, दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे। ऐसा बोलना था थॉमसन का उनके प्रयोगों के आधार पर। ठीक है। तीसरा एक परिणाम ये भी था कि इलेक्ट्रोडों पर विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्रों की प्रबलता बढ़ाने से भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अपने पथ से अधिक विचलित हो जाएंगे। तो ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कब कब इलेक्ट्रॉन विसर्जन नलिका के अंदर, यानी कि कैथोड किरण कण जो हैं या फिर कैथोड किरणें जो हैं, वे अपने पथ से, जो कि एनोड की तरफ सीधी रेखा में गति करती हैं, वे क्या हो जा रही हैं, विक्षेपित हो जा रही हैं। कब कब, जब या तो कणों पर ऋणावेश का मान अधिक है, या फिर कण हल्के हैं अर्थात उनका द्रव्यमान बहुत कम है, या फिर इलेक्ट्रोडों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की प्रबलता बहुत अधिक है। ठीक है, तो थॉमसन ने एक चीज पाई कि अगर संतुलित रूप से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को एक साथ लंबवत उसी कणों के मार्ग में या उन्हीं कणों के मार्ग में रख दिया जाए तो फिर से वह उसी अवस्था में आ जाते हैं जो हमको चाहिए थी। कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करने लगते हैं। तो हमने क्या माना था कि जब केवल विद्युत क्षेत्र था तो ये कण विक्षेपित हो रहे थे एक बिंदु ए की तरफ। जब केवल मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र था तो ये विक्षेपित हो रहे थे एक बिंदु सी की तरफ। ठीक है, और जब इन्हें संतुलित रूप से दोनों ही विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को एक साथ रखा गया तो ये सीधी रेखा में फिर से गति करने लग गए। अर्थात अब हम ये मान लेते हैं कि ये बिंदु बी की तरफ गमन करने लग गए। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रयोग के माध्यम से थॉमसन एक बात की गणना पॉसिबल कर पाए। क्या, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का निर्धारण, है ना, जो कि हमें आज जानना था। तो यही एक्सपेरिमेंट था वह, जिसमें जब उन्होंने केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति की, प्रबलता से विद्युत क्षेत्र को वहां पर उपस्थित कराया, कहां पर, जहां से ये कैथोड किरणें जिस पथ पर गमन कर रही थी, है ना। तो तब इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान की गणना की। फिर इन्होंने प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश और द्रव्यमान की गणना की। तब इन्होंने क्या पाया कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है यानी कि E, और जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है यानी कि मास Me, ये क्या है, ये है m मास यानी कि द्रव्यमान, और ये है E यानी कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। तो इनका जो अनुपात आता है वह बराबर होता है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम के। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण भी संभव हो पाया। ठीक है, यहाँ पर ये प्रतीक क्या क्या है हम लोग ये भी नोट कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो C/kg मैंने लिखा हुआ है, ये क्या शो कर रहा है, ये है कूलम प्रति किलोग्राम। ठीक है, या इसे कूलम भी बोलते हैं, तो कूलम प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये तो इसका मात्रक हो गया। इसका मात्रक ये ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ठीक है, उसे दर्शाया जाता है, उसका मात्रक होता है कूलम या कूलम। ठीक है, और जो ये Me यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा, इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं किलोग्राम से। अब ये अपॉन में है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कूलम प्रति किलोग्राम, और इतनी इसकी वैल्यू आ गई 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान का अनुपात है ये। थॉमसन ने इसकी गणना सबसे पहली बार अपने प्रयोग कैथोड रे ट्यूब प्रयोग के माध्यम से ही की थी। तो अब हमें साथ ही साथ ये भी जान लेना चाहिए, जब हम इतना इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ ही रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किस प्रकार से की गई।
तो एक वैज्ञानिक थे R.A. मिलिकन। तो इन्होंने तेल बूंद प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की। अब ये तेल बूंद प्रयोग है क्या, ये जानना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस प्रयोग के बारे में, मिलिकन ने कुछ तेल बूंद प्रयोग किया था, तो हम लोग को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मिलिकन ने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की गणना की। एक कक्ष था या फिर एक छोटा सा डब्बा ही मान लीजिए, ठीक है, और इसमें उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र या छेद किया, जिसके अंदर उन्होंने तेल की बूंदें कुहासे या फिर मिस्ट के रूप में डाली। ठीक है, तो ये तो हैं तेल की बूंदें जो इस छिद्र के माध्यम से इस कक्ष में प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि दो प्लेट्स होंगी, एक होगी पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, और एक होगी नेगेटिव प्लेट। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो मिलिकन क्या चाह रहे थे कि जब ये तेल की बूंदें इस छिद्र से नीचे गिरने लगे तो ये इनके गिरने की दर को माप कर इनके द्रव्यमान का पता लगा सके। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि यहां से एक्स किरण पुंज या फिर जो किरणें हैं एक्स किरणें, उनका प्रवाह किया एक स्रोत से। ठीक है, ये कोई स्रोत है, तो यहां से एक्स किरणें जब इस बॉक्स में प्रवाहित होने लगी तो इन्होंने क्या किया, ये जो इसका वायु क्षेत्र है, जो इसके अंदर की वायु है, वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी आवेशित। यहां पर आ गया चार्ज। ठीक है, अब जो वायु आवेशित हो गई तो वायु के आयनित होने से जो ये तेल की बूंदें हैं जब ये उससे टकराएंगी तो ये भी क्या हो जाएंगी, ये भी हो गई आयनित, यानी कि इनमें भी आवेश या आयनों की उत्पत्ति हो गई। तो इस प्रकार से जो मिलिकन थे उन्होंने तेल की बूंदों की गति पर जो ये विद्युत क्षेत्र है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी प्रबलता के प्रभाव को ध्यान से माप कर ये निष्कर्ष निकाला कि जो विद्युत आवेश होता है यानी कि Q, वह हमेशा या फिर उसका परिमाण हमेशा इक्वल होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के गुणांक के, यानी कि Ne के। जो ये N है ये बता रहा है एक पूर्णांक की वैल्यू, यानी कि 1 2 3 4 5 संख्याओं के रूप में होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, और जो E है वह क्या है, वह है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ठीक है, जिसकी गणना मिलिकन ने अपने प्रयोग के माध्यम से की थी। तो जो ये इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है इसकी वैल्यू आई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है, और कूलाम को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल C से। ठीक है, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान के अनुपात की वैल्यू है, कितनी है, 1.758820 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.76, है ना, यहाँ पर 8 है यानी कि 5 से अधिक नंबर है तो इसके साथ में एक नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम लोग पुट करेंगे अभी जब हम लोग इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की गणना करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए E/m इक्वल्स टू E/m, इसको इस प्रकार से हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, तो समझ में आया। अब आप सोचेंगे इधर भी E/m लिख लिया, इधर भी E/m लिख लिया, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है हमें गणना करनी है मास की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। तो एक जो m है उसको हम लोग एक साइड पर रख लेते हैं, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, E/E/me। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, अपॉन E/me, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान का अनुपात अभी हम लोगों ने गणना की थी, ठीक है। तो जब आप यहां से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करोगे तो me या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये सब आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ लिया। अब कहीं पर भी इस प्रकार का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश द्रव्यमान का अनुपात देख लिया और किस प्रकार से उसकी गणना की गई, क्या क्या प्रयोग हुए, ये भी हमने देख लिया। हमने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की गणना, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, और उसी के माध्यम से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना भी कर ली। अब एक चीज और रह गई है, सार्वत्रिक कण के रूप में इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन एज अ यूनिवर्सल पार्टिकल। तो हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कैथोड किरणों के अवयव होते हैं, जो कि हम लोगों ने विसर्जन नलिका प्रयोग के माध्यम से जाना। लेकिन उसके अलावा भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि जो धातु के तपे हुए फिलामेंट होते हैं उनसे, जैसे कि बल्ब या फिर हीटर इत्यादि में जो फिलामेंट लगे होते हैं ना मेटल्स के, उनसे अलग अलग प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार रेडियोधर्मी पदार्थों से या विभिन्न अन्य स्रोतों से। तो किसी भी स्रोत से अगर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, लेकिन हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर जो आवेश है या फिर उनका जो द्रव्यमान है या फिर उनके आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है E/me, है ना, ये सभी हमेशा उतना ही वैल्यू इनकी रहेगी जितनी हमने आज गणना करके देखी। विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से इनकी गणना इसीलिए की गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सार्वत्रिक कण के रूप में है, अर्थात एज अ यूनिवर्सल पार्टिकल इसकी प्रेजेंस रहती है। तो ये हमेशा एक ही आवेश, एक ही द्रव्यमान और एक ही आवेश और द्रव्यमान का अनुपात प्रदर्शित करेगा, चाहे वह किसी भी स्रोत से उत्पन्न हो। तो यही बात मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से बताना चाह रही थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई, विभिन्न प्रयोग क्या क्या हुए और उस पर जो आवेश, द्रव्यमान और इनके जो अनुपात हैं वह हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन की खोज की या फिर एनोड किरणों से रिलेटेड जो प्रयोग हुए हैं उनकी। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए और रिवीजन करते रहिए। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।